हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएलटी ग्रेड जीआईसी के लिए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग जो है वो एनिमल सेल के इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज एनिमल सेल का ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग क्रोमोसोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो उसे तत्काल प्रभाव से आप तक पहुंचाया जाता है। टेलीग्राम चैनल पे तुरंत ही सूचना दे दी जाती है और वीडियो के माध्यम से भी आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भारत में किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया है, द रिपेयर बाय द सेल डिवीजन इन द डैमेज टिश्यू इज कॉल्ड। क्षतिग्रस्त ऊतक में कोशिका विभाजन द्वारा मरम्मत कहलाता है। एपीफार्मोसिस पुनर्जनन, मॉर्फेलेसिस पुनर्जनन जिसे रिजनरेशन कहा जाता है, या फिर घातीय वृद्धि जिसे एक्सप्लोरेशन ग्रोथ, या फिर परिधीय उत्थान यानी कि पेरिफेरल रीजनरेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि एपीफॉर्मेसिस रीजनरेशन, एपीफॉर्मेसिस पुनर्जनन। क्षतिग्रस्त ऊतकों में कोशिका विभाजन द्वारा जो मरम्मत होता है उसे एपीफॉर्मेसिस रीजनरेशन कहते हैं। यानी कि कोई सेल है आपकी, कोई कोशिका है, इसमें जो है जब ये कोशिका विभाजन हो रहा है और इसमें टूट फूट हो गई है, उसका मरम्मत क्या कहलाता है? एपीफॉर्मेसिस रीजनरेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एपीफॉर्मेसिस रीजनरेशन। ठीक है, ये एक शंकु के आकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टेमा कहते हैं। ये विभाजित होकर नए ऊतक या अंग बना लेती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पीसीएस में आया हुआ है 1996 में। इसमें एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पीसीएस लेवल तक के पूछे गए हैं सारे हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यूपी पीएससीएस और यूपी एलटी ग्रेड दोनों ही एग्जाम आपका यूपी पीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो पूछने का आयोग का जो पूछने का पैटर्न है वो लगभग सेम ही होता है, तो हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है जर्म सेल फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट गोनैड्स इन्वॉल्व। कशेरुकी जननांगों में जर्म कोशिकाओं के निर्माण में शामिल होता है ओनली माइटोसिस, ओनली मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, या ए माइटोसिस, केवल समसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों, या फिर असूत्री विभाजन जिसे ए माइटोसिस कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली मियोसिस। केवल अर्धसूत्री विभाजन वर्टिब्रेट्स के जनन कोशिकाओं के निर्माण में शामिल होती हैं। वर्टिब्रेट्स का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए कशेरुकी जननांग दिया है, तो वर्टिब्रेट्स गोनेड की बात की रही है, किया जा रहा है। युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में युग्मजन जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन या डिसक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, कौन सा? रिडक्शन डिवीजन आपको देखने को मिलता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 क्रोमैटिड पाए जाते हैं, प्रोफेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन या पैकेटीन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन। तो पूछा जा रहा है किसमें जो है 4 क्रोमैटिड देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पैकेटीन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 क्रोमैटिड जो है ये पैकेटीन फेज में यानी कि प्रोफेज 1 में आपको देखने को मिलता है। प्रोफेज 1 में कौन सा होता है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, ये प्रोफेज 1 में होता है। ठीक है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4-5 फेज चलते हैं, और इन फेज के अंतर्गत लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ये स्टेजेस होता है। तो प्रोफेज 1 के पैकेटीन अवस्था में आपको क्रोमैटिड के 4 पैक जो है वो दिखाए, 4 क्रोमैटिड देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज। सेंट्रोमियर का क्या कार्य है? गुणसूत्रों का दोहराव, गुणसूत्रों की गति, आरएनए का निर्माण या डीएनए का द्विगुणन। सेंट्रोमियर का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की गति। जो सेंट्रोमियर होता है ये एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सिकुड़ जाता है और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के विपरीत दिशा की ओर खींचता है। सेंट्रोमियर विभाजन के दौरान कोशिका अपने डीएनए को विभाजित कर लेती है। यानी कि मान लीजिए कोई कोशिका है, ये सेंट्रोमियर से बंधा होता है, इसका जो क्रोमोसोम होता है यही क्रोमोसोम 2 भागों में टूट जाती है और सेंट्रोमियर इस तरह से जो है इस तरह से
कोशिका जो है ऐसे सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर के रूप में फैल जाती है। तो ये दो भागों में चली जाती है। गुणसूत्रों को गति कराने में भी तो मदद करती है, क्रोमोसोम को गति कराने में भी तो मदद करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुणसूत्रों की गति में यह जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों में कमी होती है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर्स इन एनाफेज, पैकेटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रिडक्शन होती है एनाफेज में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका विभाजन में 4 मुख्य चरण होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज के दौरान गुणसूत्रों में कमी आपको देखने को मिलती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान काइज़्मा पैकेटीन चरण के में दिखाई देती है। एक काइज़्मा की उपस्थिति दूसरे के आसपास के क्षेत्र में होने की संभावना को कम कर देती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग मियोसिस काइज़्मा और ऑब्जर्व द पैकेटीन स्टेज, प्रेजेंस ऑफ वन काइज़्मा रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर अकरिंग्स इन नियर वेसिनिटी, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रक्रिया कहाँ दिखाई देती है? जहाँ एक काइज़्मा की उपस्थिति के कारण जो है आसपास के क्षेत्र जो है वो संभावना कम हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप। काइज़्मा प्रोफेज के पैकेटीन अवस्था में पाई जाती है। एक काइज़्मा की उपस्थिति दूसरे को नज़दीक में पाई जाने की संभावना को कम कर देती है। इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काइनेटोकोर प्रत्येक गुणसूत्र पर इकट्ठे होते हैं। काइनेटोकोर असेंबल ऑन द ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग प्रारंभिक फेज में यानी अर्ली प्रोफेज में, लेटर प्रोफेज में, प्रोमेटाफेज में या फिर मेटाफेज में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ली प्रोफेज में। काइनेटोकोर प्रत्येक गुणसूत्र पर प्रारंभिक प्रोफेज में इकट्ठे होते हैं। इसे काइनेटोकोर को सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। इसी काइनेटोकोर को देखिए, ये मान लीजिए ये एक आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इस तरह से जो है ये बंधे होते हैं, ठीक है, और इसी के ऊपर एक हल्की सी परत होती है, इसी को काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोमियर डीएनए के बीच सीधे जुड़ाव में मध्यस्थता करने के लिए काइनेटोकोर यानी कि माइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की संख्या बनती है। इन माइटोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस इज जाइगोटीन स्टेज, लेप्टोटीन स्टेज, पैचेटीन स्टेज या डिप्लोटीन स्टेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइगोटीन स्टेज। अर्धसूत्री विभाजन में जो होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं, इनके जोड़े प्रोफेज प्रथम में जाइगोटीन अवस्था में बनता है। इस अवस्था को होमोलॉगस पेयर को बाइवैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होमोलॉगस पेयर बनता है इसको बाइवैलेंट भी कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सदैव 2 गुणित कोशिकाओं में होता है। इसको बताया किसने? मियोसिस के बारे में किसने बताया? तो मियोसिस की जो खोज है वो फॉर्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। मूरे और फॉर्मर नामक वैज्ञानिक ने 1905 में की थी। ठीक है, मियोसिस की खोज। केंद्रक एवं कोशिका के 2 बार विभाजन सम्मिलित है। इन 2 विभाजनों में पहला विभाजन मियोसिस प्रथम या फिर जिसे हास्य विभाजन या रिड्यूस विभाजन कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाती है, यानी कि जो 2 गुणित गुणसूत्र रहते हैं 2n रहते हैं वो n हो जाते हैं। और दूसरा विभाजन जो होता है वो मियोसिस द्वितीय होता है। इसमें समसूत्री विभाजन की भांति होता है। इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र यानी जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनका बंटवारा होता है, इसलिए इसे होमोटाइप डिवीजन कहा जाता है या होमोलॉगस डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यह केवल लिंगी जनन करने वाली जीवों में ही देखा जाता है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हीं में ही देखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, टीलोफेज में। माइटोसिस के अंतिम चरण की शुरुआत में अर्थात टीलोफेज में गुणसूत्र अपने संबंधित ध्रुवों तक पहुंच चुके होते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं। वह चरण है जिसमें विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र समूह में एकत्रित होते हैं। चित्र के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन का पहला चरण जो होता है उसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज के बाद प्रोफेज आता है, यानी कि ये जो गुणसूत्र हैं जो ये से सिंगल है ये जोड़े के रूप में बन जाते हैं इंटरफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में ये इनके जो दोनों के बॉन्ड है इनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है। और एनाफेज में ये चारों 4 गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है? यहाँ से क्रोमैटिड इन दोनों को तोड़ देता है और 2 अलग अलग न्यूक्लियस के रूप में ये बनकर आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही
सही जवाब हो जाएगा कि समसूत्रीय विभाजन के टीलोफेज में गुणसूत्र जो है वो अपनी पहचान को खो देते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है? क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज रिपेयर्ड एट द व्हिच ऑफ द दिस फेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मेटाफेज। गुणसूत्रों का कैरियोटाइप मेटाफेज प्रावस्था में तैयार किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन से संयोजित होकर डीएनए का प्रत्येक अणु एक लंबे क्रोमैटिन तंतु के रूप में होता है जो पैराकुंडलन द्वारा अत्यधिक संघनित होता है। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमैटिन तंतु अधिकतम संघनित होकर एक छोटी व मोटी छड़ का रूप ले लेता है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। जो भी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा था उसी को गुणसूत्र कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज में। एक साइंटिस्ट थे बेंडेन और बोवेरी। इन्होंने सिद्ध किया था कि गुणसूत्रों की कुल संख्या तथा उसके माप, आकृति, रासायनिक संयोजन आदि अस्थायी जातीय लक्षण होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो प्रत्येक जीव जाति में अन्य जातियों के गुणसूत्र समूह से भिन्न अपना गुणसूत्र समूह होता है। अगर पूछा जाए ये किसने कहा था तो इसके बारे में बताया था बेनेडन और बोवरी नामक वैज्ञानिक ने। बेनेडन और बोवरी नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि सबका अलग अलग गुणसूत्र होता है, ठीक है, और इसी को कैरियोटाइप कहा गया। अगला क्वेश्चन, मियोसिस अकर्स इन अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है सभी कायिक कोशिकाओं में यानी ऑल सोमैटिक सेल्स, सभी जनन कोशिकाओं में आर जर्म सेल्स, गैमेट्स में यानी युग्मकों में, या इन स्पर्म में सुकाड़ुओं में। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मियोसिस किस में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल जर्म सेल्स। सभी जनन कोशिकाओं में मियोसिस जो है वो देखने को मिलता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने 1905 में अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में बताया था, इसकी खोज की थी। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन शामिल होते हैं, यानी कि केंद्रक भी 2 बार विभाजित होता है और कोशिका द्रव्य जो उसमें केंद्रक में भरा होता है वो भी 2 बार विभाजित होता है, ठीक है। इन दो बार के विभाजन में पहला विभाजन मियोसिस प्रथम और दूसरा विभाजन जो होता है वो मियोसिस द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसमें गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है, इसीलिए इसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में सिनैप्सिस होता है? इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनैप्सिस टेक प्लेस? लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, मेटाफेज 1? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइगोटीन। अर्धसूत्रीय विभाजन की जाइगोटीन अवस्था में सिनैप्सिस की प्रक्रिया पाई जाती है। इस प्रक्रिया में 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ जुड़कर सिनैप्सिस का निर्माण करते हैं, ठीक। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी कि 2 एक जैसे क्रोमोसोम जब एक साथ जुड़ते हैं इस तरह से तो ये क्या बनाते हैं? सिनैप्सिस का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2010 2 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए ये जो विभाजन होता है, अगर आप सोचेंगे कि लेप्टोटीन क्या है तो लेप्टोटीन में जो गुणसूत्र होते हैं ये इस तरह धागे नुमा, 1 मिनट रुकिए मैं आपको बताती हूँ। लेप्टोटीन जो होता है इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं ये धागे नुमा होते हैं, इस तरह से धागे नुमा होते हैं और इसमें उसका विभाजन की केवल तैयारी चल रही होती है। उसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है तो इसमें एक जैसे गुणसूत्र ऐसे जोड़े बना लेते हैं, ऐसे जोड़े बना लेते हैं जाइगोटीन में, ठीक है। इसमें गुणसूत्र और इसी में जो होता है जाइगोटीन में ही सिनैप्सिस का भी निर्माण होता है। बीच वाली अवस्था को सिनैप्सिस कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद आता है पैकेटीन। अगर पैकेटीन में क्या होता है तो अड़ गुणसूत्रों में विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, यानी कि ये ऐसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं यानी एक दूसरे से ये सट जाते हैं, ठीक है। और डिप्लोटीन में क्या होता है इसमें टेट्रावोलेंट स्थिति में काजमेटा पर गुणसूत्र टुकड़ों का आदान प्रदान कर लेते हैं, यानी कि ये गुणसूत्र 2 अलग अलग भागों में टूट जाते हैं और टीलोफेज में ये नीचे चले जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस चरण में एक सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है? सेंट्रोमियर 2 भागों में किस में विभाजित होता है? तो सेंट्रोमियर 2 भागों में एनाफेज फर्स्ट में विभाजित होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। इसमें जो है सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और ये अलग अलग ध्रुवों की ओर चला जाता है जिससे गुणसूत्र भी सटे होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट। समसूत्रीय विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। अर्ली प्रोफेज, लेटर प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटर प्रोफेज में, ठीक है।
समसूत्री विभाजन के अंतिम प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। समसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना, स्पिंडल फाइबर का निर्माण और क्रोमैटिन का दृष्टिगोचर होना मुख्य लक्षण है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लेटर प्रोफेज अवस्था में क्या क्या होता है, तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, न्यूक्लियस भी लगभग गायब, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। इसमें स्पिंडल फाइबर बनता है। स्पिंडल फाइबर क्या है, ऐसे जो क्रोमैटिड से सटा हुआ जो होता है, ये स्पिंडल फाइबर बनता है जो इसको दो भागों में तोड़ता है, और क्रोमैटिड्स भी दृष्टिगोचर हो जाती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान, यानी माइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? टू आइडेंटिकल डॉटर कॉल्ड द फॉर्म्स, यानी दो समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। समसूत्री या फिर जिसे सूत्री विभाजन या माइटोसिस कहते हैं, इसके दौरान दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक कोशिका जो होती है, एक सेल है, ये दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है, और इसी को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अगर पूछा जाए मियोसिस क्या है या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, तो इसमें एक सेल जो है ये 4 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। कितने में? 4 डॉटर सेल, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहीं नहीं देखने को मिलता। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है, जहाँ एक कोशिका 4 डॉटर सेल में बढ़ती है। और समसूत्री विभाजन हमारे बॉडी में आप सभी को पता है 23 गुणसूत्र हैं, 23 पेयर गुणसूत्र हैं, तो इसमें से 22 पेयर जो है ये समसूत्री विभाजन करते हैं, और एक पेयर जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन करता है, यानी कि जो हमारी जनन गुणसूत्र है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों को गिना जा सकता है। क्रोमोसोम्स कैन बी काउंट एट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। गुणसूत्रों को मेटाफेज अवस्था में गिना जा सकता है क्योंकि इस समय तक गुणसूत्र दंडाकार संरचना में होते हैं, कोशिका के मध्य भाग या इक्वेटर पर होते हैं तथा सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, इसलिए मेटाफेज में इनको गिना जा सकता है। कैसे? आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। मेटाफेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला मेटाफेज है। इस पे आप गुणसूत्रों को आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक्ड ईच अदर बिकॉज इन माइटोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में मतलब वो क्या होता है जो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। पहला दिया, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल नहीं, अर्धसूत्री में ऐसा नहीं होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, नहीं, ये तो समसूत्री में होता है। निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते, ये भी नहीं, और ऑल ऑफ द अबव इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही इसके सही जवाब है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र बनते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चारों ही इसके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते हैं, और समजात गुणसूत्र जोड़े होते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर सूत्री विभाजन की, तो यह कई कोशिकाओं में होता है, अलैंगिक व लैंगिक दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है, यही जिसे अर्धसूत्री या सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्री विभाजन मियोसिस को कहते हैं शायद, समसूत्री या सूत्री, हाँ वो मियोसिस को कहते हैं। और सूत्री विभाजन ये जो केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है, इसमें लैंगिक कोशिकाओं में ही होता है, और जो सूत्री विभाजन होता है ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर तथा एक्जाइमा जो होता है, काइजमा जिसे कहते हैं, गुणसूत्र खंडों को विनियमित कर देता है, जबकि समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करते हैं। स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन, देखिए गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, इसलिए आपको वीडियो जो है ना वो थोड़ा मतलब एनर्जीफुल नहीं लग रहा है और अच्छे से मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही गला थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ा इसके पहले वीडियो आप देखेंगे ना, मैंने बहुत एनर्जी से बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। जैसे ही गला थोड़ा सा रेस्ट होता है ना, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ, जिससे गला बैठ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे और अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। आगे जब थोड़ा सा गला सही हो जाएगा ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड कराती हूँ, बहुत एनर्जी के साथ। ठीक,
क्वेश्चन है स्पेंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स, कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम एंड प्रोटीन। कोशिका विभाजन में जो स्पिंडल फाइबर होता है वो कैल्शियम और प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर पूछा जाए वो प्रोटीन कौन सी है जिसको नियंत्रित करता है, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। कौन सा? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसी को निर्माण करता है, ठीक है, इसी को नियंत्रित करता है। सभी जंतु कोशिकाओं में 2 सेंट्रियोसोल होते हैं। ये प्रोटीन यानी कि जो ट्यूबुलिन होता है और कैल्शियम की बनी सूक्ष्म नलिकाओं से सघन में बने होते हैं, ठीक है, और इन्हीं का ये क्या करता है, इनको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है? एस फेज, जी1 फेज और G2 फेज या M फेज। तो फेज के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था सेल साइकिल का, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है G1 फेज और ये सबसे बड़ा होता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर G0 फेज आता है, उसके बाद आपका M फेज आता है। M फेज आप कई भागों में बटा होता है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, कई भागों में बटा होता है और सबसे ज़्यादा क्रिया भी यहीं पर देखने को मिलती है। तो पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो हमारा G1 फेज है, यहीं पे आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, और ये 10 घंटों, अगर 24 घंटे के क्लॉक पे करें तो ये 10 घंटों की अवधि के लिए होता है। उसके बाद आपका एस फेज आता है। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। अगर आपसे पूछ ले डीएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है डीएनए का संश्लेषण एस फेज में। और G1 फेज में किसका होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा आरएनए, एक मिनट, आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण है, प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये G1 में होता है। एस जो होता है ये 24 घंटे के क्लॉक पे 8 घंटे का होता है और इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद आपका आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? तो इसमें जांच बिंदु की नियंत्रित प्रोटीन के वास्तविक विभाजन तथा समसूत्रण को प्रेरणा देता है G2 फेज, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, G1 फेज। ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसमें विविध अवस्थाएं, इसे विविध अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमर इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, डीएनए पॉलीमर सर्वाधिक क्रियाशील होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एस फेज या फिर G2 फेज। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि डीएनए पॉलीमर जो होता है वो एस फेज में जो होता है इसका संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा एस फेज में। वहीं G2 फेज में क्या होता है? तो इस अवस्था में विभाजन की तैयारी होती है। एम अवस्था में कोशिका विभाजित हो जाती है। एम अवस्था को कई फेजों में बांटा, मैंने आपको बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इस तरह से एम अवस्था को 5 भागों में ही बांटा जाता है। एक सेल साइकिल है, इसको G1, G2, G1 ऐसे ही क्रम भी होता है, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, उसके बाद G0 आता है, उसके बाद आपका M फेज जो होता है इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और ये साइटोकाइनेसिस 5 अवस्थाओं में इसको बांटा जाता है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील यही होती है। अगर 24 घंटे की क्लॉक की बात करें तो केवल 1 घंटा ये लेती है और इसी में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, इसी चरण में कोशिका विभाजन होता है। G2 में क्या होता है? कोशिका विभाजन की तैयारी चल रही होती है। इस फेज में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। G1 फेज में क्या होता है? तो इसमें आरएनए का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के सही क्रम कूट की मदद से चिन्हित कर विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था का सही क्रम आपको लगाना है। तो इसमें मतलब सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले आपका होता है डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस और पैकेटीन। इनमें से सबसे पहले क्या होता है? तो आपको बता दें कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री। सामान्यतः मनुष्य में यह 24 घंटे में पूर्ण होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसको मैंने अभी बता दिया आपको। 4 अवस्थाएं एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, G1, S, G2 और M। इसमें G0 फेज भी एक होता है, छोटा सा M फेज, ठीक है। इसमें G2 जो अवस्था होती है, ये G1 हो गया, S हो गया, G2 अवस्था ये सबसे G1 अवस्था इसमें सबसे बड़ी होती है और जो M होता है ये 5 भागों, G2 अवस्था जो होती है इसको भी कई भागों में 5 अवस्थाओं में बांटी जाती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस।
5 अवस्थाओं में बांटी जाती है। जो आपका लेप्टोटीन होता है यह समसूत्री विभाजन की पूर्वा अवस्था की तरह होता है। इसमें द्विगुणित क्रोमैटिन तंतु प्राकुंठलित होने का कारण बनती हैं। जैगोटीन में क्या होता है, स्नेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैकेटीन में परागमन यानी क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है और डिप्लोटीन में कैज़्मा का निर्माण होता है। डाइकैनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था होती है डाइकैनेसिस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो आप क्रम लगाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आपका लेप्टोटीन, मैंने बताया ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। तो पहला हो गया लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन। जाइगोटीन कहाँ है, जाइगोटीन दिया ही नहीं है। उसके बाद पैकेटीन, पैकेटीन आपका डी पे दिया है। पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन आपका 1 पे दिया है। और उसके बाद डाइकैनेसिस, डाइकैनेसिस दिया है क्या, हाँ सी पे दिया है। तो बी डी ए सी ये होता है, ये क्रम होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। तो इसमें जाइगोटीन नहीं दिया, इसलिए ये क्रम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में 5 उप अवस्थाएं होती हैं। पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकैनेसिस और लेपेटीन। देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका क्रम आपको याद रखना चाहिए। अभी पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस और पीजीटी बायोलॉजी 2003 में भी पूछा गया। मतलब एक ही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 5 अवस्थाओं का जो क्रम है वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, एल ऐसे याद कर लीजिए, रुक जाइए, ऐसे लेप्टोटीन एल से याद कर लीजिए। फिर जाइगोटीन, जेड, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। फिर आता है पैकेटीन, एल जेड पी, पैकेटीन। पैकेटीन के बाद क्या आता है आपका, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और फिर आता है डाइकैनेसिस। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए, एल जेड पी डी डी आई। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस, ये इसका सही क्रम होता है। किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसको लगा लीजिएगा। और ये G2 फेज, सेल साइकिल के G2 फेज में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोशिका चक्र का विनियमित अनुक्रम है। देखिए अब वही कोशिका चक्र का क्रम पूछिए। मैं आपको बार बार बता रही थी कि कोशिका चक्र को आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेल साइकिल है, तो सबसे पहले G1 फिर S फिर G2 फिर M, ये इसका क्रम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कशन किया है। अगला क्वेश्चन, किस्टेमा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, व्यवसिकाएँ सबसे पहले किस समय दिखाई देती हैं, लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन या डिप्लोटीन। इसका सही जवाब हो जाएगा जो सिस्टेमा होता है, किस्टेमा होता है, ये डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देता है। ऑप्शन डी, अरे यार सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। एनवीएस और केवीएस में वैकेंसी भी आ गई, उसके बारे में फुल डिस्कशन मैंने आपको बता दिया है। कितनी सीटें हैं, क्या फीस है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपने वो वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए और उसे ज़रूर देखिए। और आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक, इसकी जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मेयोसिस 1 में 5 अवस्थाएँ होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। ये 5 अवस्थाएं जो होती हैं, इसके जो डिप्लोटीन वाली अवस्था होती है ये समय से पहले दिखाई देती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण के प्रोफेज 1 में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस या कैज़्मा निर्माण, कैज़्मा फॉर्मेशन। अर्धसूत्रण के प्रोफेज 1 में क्या नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नहीं होता, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, G0 फेज ऑफ साइकिल इज फाउंड इन, G0 फेज प्रावस्था पाई जाती है मुख्य श्लेष्मा की कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में, मेलपीगी अस्तर की कोशिकाओं में या आंत की उप कोशिकाओं में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिकाओं में यानी नर्वस सेल में G0 फेज देखने को मिलता है। G0 फेज वही मैंने आपको बताया कि G2 के बाद G0 फेज देखने को मिलता है। कोशिका चक्र की G0 प्रावस्था तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती है। G0 प्रावस्था कोशिका चक्र की एक अवस्था है। G0 चरण को अक्सर विश्राम चरण के रूप में भी जाना जाता है। यह कोशिका चक्र का वह चरण है जिसमें कोशिकाएं ना तो विभाजित होती हैं और ना ही विभाजन की तैयारी कर रही होती हैं। जब हमने कोशिका साइकिल देखा था तो इसमें देखा था G1 सेल, फिर S सेल, फिर G2 सेल। G2 सेल में 5 चरण था जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस था, जिसमें लेप्टोटीन में गुणसूत्र प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते थे। जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम था वो जोड़े बना
बनाने लगते हैं। पैकेटीन में ये क्रॉसिंग ओवर बनाते हैं। डिप्टोटीन में किस काइजेमा का निर्माण होता है और डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियस होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक फेज आता है जी नॉट फेज। ये जी नॉट फेज जो होता है इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। इसमें कोशिकाएं जो हैं वो रेस्ट कर रही होती हैं। इसमें ना तो कोशिका विभाजन होती है और ना विभाजन की तैयारी में होती है, यानी कि इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। उसके बाद एम फेज आता है जिसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। इसको भी कई भागों में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और डाइकाइनेसिस। इस तरह से इसको भी 5 भागों में बांटा गया, इसको भी 5 भागों में बांटा गया। इनका क्रम भी आपसे पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र एवं केंद्रीय विभाजनों की संख्या होती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 1, यानी कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र एवं केंद्रीय विभाजन में एक एक बार ही गुणसूत्रीय एवं केंद्रीय विभाजन एक एक बार ही होता है। इसके फलस्वरूप 2 पूर्ण रूप से समान कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। इसमें गुणसूत्र का भी विभाजन और सेंटर यानी कि न्यूक्लियर का भी विभाजन एक एक बार ही होता है। अगर पूछा जाए शब्द माइटोसिस आप किसने दिया, तो जिस तरह से हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा था कि मूरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उसी तरह शब्द माइटोसिस जो है ये 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसका अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्मेशन, इसका अर्थ होता है माइटोसिस का। मियोसिस का शब्द टर्म किसने दिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सब यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर इज माइक्रोट्यूब्यूल इज, सूक्ष्म नलिकाओं में उप इकाइयों की संख्या होती है 2, 10, 11 या 12। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो इनमें उप इकाइयों की संख्या होती है वो 12 होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोटिक टीलोफेज के पूरा होने के ठीक बाद एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पूर्व अवस्थी मेटाफेज में क्रोमेटिड की संख्या क्या थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्ववर्ती मेटाफेज में क्रोमेटिड जो जोड़े में 4 क्रोमेटिड होते हैं। यदि गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड हैं तो 46 गुणसूत्र, यानी 46 गुणे 2 आप कर देंगे तो 92 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। टोटल गुणसूत्र अगर जोड़े में पूछे तो 23 होते हैं, और 23 को अगर अलग अलग कर दे तो आपका 46 निकल के आ जाएगा। और 4 क्रोमेटिड होते हैं, तो अगर आप या तो ऐसे कर दीजिए, 23 गुणे 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 क्रोमेटिड होते हैं ना, तो 23 गुणे 4 कर देंगे तो भी 92 निकल के आ जाएगा। या फिर आप इसका जोड़े को अगर तोड़ दीजिए, अगर आप इसको 46 कर देंगे तो भी अगर इंटू 2 करेंगे तो 92 निकल के आ जाएगा, ठीक। क्योंकि क्रोमेटिड की संख्या कोशिका में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या से 2 गुनी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण जो होता है वो G1 में होता है। उसके बाद एस फेज आता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद G2 में सूत्री विभाजन की तैयारी चल रही होती है, जो 5 फेज में होती है, जिसको अभी हमने देखा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद एस फेज आता है, जी नॉट फेज आता है जिसे विरामावस्था कहते हैं, और एम फेज आता है। एम फेज में कोशिका विभाजन होता है। ये भी 5 अवस्था में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और डाइकाइनेसिस। ये भी 5 अवस्था में देखने को मिलता है। एक ही बार को मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये जब अवस्था आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपसे गलती ना हो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये अवस्था होती है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और सेल साइकिल का भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, और फिर G0 आता है, फिर उसके बाद M आता है, ठीक है। G1 में क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। S में क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 में सूत्री विभाजन की तैयारी होती है। और यहाँ पे जो G0 होता है, यहाँ पे कोशिका विभाजन विरामा अवस्था में रहती है। और M फेज में सूत्री विभाजन अवस्था होती है, यानी कि यहाँ से कोशिका जो है 2 भागों में टूट जाती है। इस तरह से एनिमल सेल का ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो होगा गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोजोम। क्रोमोजोम से राजस्थान पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन जो पीजीटी लेवल का होगा, वो क्रोमोजोम के सारे क्वेश्चन उस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू।